24 जुलाई 2016 को जो पेपर हुआ था नीट का, उसको देखते हैं कि उसकी एनालिसिस में कि क्या पेपर था, कैसे क्वेश्चन आए थे, इस तरह से आप उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए, उसने कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोज द प्रेजेंस ऑफ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो दो तरह की है। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमोलिकुलर और एक होती है इंट्रामोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर का मतलब होता है बिटवीन टू मॉलिक्यूल, दो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इंटर है। और विद इन ए मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, विद इन अ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। आप जानते हैं इसमें बहुत फेमस इसका एक एग्जाम्पल है, द एग्जाम्पल इज ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, इसके बिना बच्चा आगे बढ़ नहीं पाता। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल वेरी फेमस, दिस इज फेमस फॉर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल आप जानते हैं, ये इसमें इंट्रा होती है, तो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर आ गया। तो वो आपसे पूछ रहा है कि इनमें से किसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो सब इंट्रा तब हो सकती है जब वो स्टेबलाइज करे। तो क्या H2O2 में इंट्रा हो सकती है? नहीं। H2O2 का आपको मालूम है ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है और ये फिर दूसरे H2O2 से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, ऐसे इस तरह से H2O2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो H2O2 तो वैसे ही बहुत विस्कस लिक्विड होता है, अगर वो इतना विस्कस है तो इंट्रा तो हो ही नहीं सकती, इसमें तो इंटर होती है, इंटर से ही विस्कोसिटी बढ़ती है। दूसरा अगर हम ऑप्शन देखें HCN, आप समझ सकते हैं HCN में हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्राई पॉसिबल नहीं है, केवल इंटर ही पॉसिबल। अगर हम चौथा ऑप्शन देखें डी, कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड, ये तो बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए उसने कंसंट्रेटेड डाल दिया है। एसिटिक एसिड आपको याद आता हो, ये एसिटिक एसिड है और एसिटिक एसिड बहुत फेमस है। आपको याद हो कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए अगर आप देखें तो कई बार इस तरह से बना देते हैं, हालांकि पानी में नहीं होता, इस तरह का डाइमर बना देते हैं एसिटिक एसिड में, डाइमर। हालांकि ये एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, पानी में नहीं होता ये बात। पानी में तो आयनाइजेशन हो जाता है एसिटिक एसिड का, तो वहां भी पॉसिबल नहीं है। अगर कहीं कोई पॉसिबिलिटी बनती है यहाँ पे तो बनती है सेलुलोज। सेलुलोज आप जानते हैं पॉलीमर होता है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल में अंदर ही इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल। पॉलीमर ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, याद आता हुआ आपको, बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। तो आपने पढ़ा है, आपको याद हो इसके बारे में। इस तरह से दो यूनिट जुड़ी रहती है, ऐसे सेवरल यूनिट आपस में जुड़ती चली जाती है, बहुत सारे OH होते हैं आप जानते हैं। तो यहाँ पे कहीं इंट्रा पॉसिबल है, तो अगर कोई बेस्ट करेक्ट ऑप्शन बन सकता है इसमें तो सी, दैट इज सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो यहाँ पे 47 है, क्योंकि हमने नीट का डायरेक्ट पेपर लिया है। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड। आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। मोलर कंडक्टिविटी भी आपको दे रखी है, मोलर कंडक्टिविटी पे वो आपसे काम करा रहा है, ये आपको से पूछा है उसने। कंसंट्रेशन मोलैरिटी आपको दे रखी है 0.5 और कप्पा दे रखा है, कंडक्टिविटी दे रखी है जैसे 5.7 से इंटू 10⁻³ साइमन पर सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कप्पा अगर साइमन पर सेंटीमीटर में दे रखी है और मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट जरूर चेक करें। आप देखें जो ऑप्शंस हैं उनमें यूनिट साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है, तो ऑप्शन जरूर में ये जरूर देख लें कि यूनिट किसमें। इफ
साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर, इस ऑप्शन में कप्पा है साइमन पर सेंटीमीटर, ये आपको ध्यान रखना, दोनों चीजें हैं। तो आप मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन m लगाएं। और अगर जैसे यहाँ पे आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपसे पूछा है, कप्पा आपको दे रखा है, मोलरिटी आपको दे रखी है, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। इफ मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट दे रखी हो साइमन मीटर स्क्वायर पर हो, और कप्पा आपको दे रखा हो साइमन पर मीटर में, तब आप जो फॉर्मूला लगाएं मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा अपॉन 1000 इंटू, तब ये मेन बात है इसमें। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में तो कोई समस्या वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन ऑन टंगस्टन एट लो प्रेशर। एक बढ़िया क्वेश्चन है, आप जानते हैं केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है। टॉपिक क्या है? रिएक्शंस विच अकर एट द सरफेस ऑफ ए कैटलिस्ट। वो रिएक्शन जो किसी कैटलिस्ट की सरफेस पे अकर, उनकी बात। ऐसी रिएक्शंस में क्या होता है कि जब लो कंसंट्रेशन या लो प्रेशर है, लो प्रेशर गैस के लिए कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर का इस्तेमाल किया, तो द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इज नॉट फुल्ली ऑक्यूपाइड, वो फुल्ली ऑक्यूपाइड नहीं है। जो कैटलिस्ट की सरफेस है वो पूरी तरह से ऑक्यूपाइड नहीं है। अब क्योंकि सरफेस पूरी तरह से ऑक्यूपाइड नहीं है, तो ऐसे केस में जो रेट होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर, जो भी ऑर्डर होती है 1 2 3 तो कुछ ही हो सकती है, वो उस पर डिपेंड करता है। व्हेन एक्सेस ऑफ अगर एक्सेस ऑफ रिएक्टेंट हाई कंसंट्रेशन या हाई प्रेशर है, अगर वो गैस है, ऐसे केस में सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट इज फुल्ली ऑक्यूपाइड। और क्योंकि सरफेस पूरी तरह से ऑक्यूपाई है, तो इस समय रिएक्शन का जो रेट है वो रेट मैक्सिमम पे चल रहा है, मैक्सिमम रेट आ रहा है। नाउ ऑन इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन रेट रिमेन अनचेंज। अब ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो जाती है। तो जब हाई प्रेशर है तो ये रिएक्शन जीरो ऑर्डर हो जाती है, और जब लो प्रेशर होता है तो ये रिएक्शन, मतलब अगर हम क्या करें, रेट ऑफ रिएक्शन और प्रेशर के बीच में, अगर गैस है बीच में एक ग्राफ बनाए तो ग्राफ ऐसे आता है। पहले यहां पे ऑर्डर 1 नहीं है, जीरो नहीं है, और यहां पे रेट कांस्टेंट हो गया, यहां पे अब ये जीरो। प्रेशर बढ़ाने से रेट पे फर्क नहीं पड़ता। तो बहुत कॉमन सी बात है, एनसीईआरटी में काफी सारा इस टॉपिक पे दे रखा है उन्होंने। आप इसका एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, एक बढ़िया एग्जाम्पल। आपने कभी किसी मेले में या कहीं पे आप एक झूला झूले, एक झूला है हमारे पास, एक जाइंट व्हील है हमारे पास में, आप देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल मिला के 8 बॉक्स है। लेट हर बॉक्स में 2 पर्सन बैठे, मैक्सिमम कितने परसेंट बैठ सकते हैं इसमें? सर्टेनली 16% मैक्सिमम बैठ सकते। अब आप देखिए कि लेट 8 पर्सन इस जाइंट व्हील को झूलने के लिए आते, तो पर स्विंग जितनी बार वो जो झूला चलता है, पर इवेंट एक बार में जितना भी वो झुलाता है, जैसे आप झूले हो, पर इवेंट उस बंदे को कितने पैसे मिले? अगर टिकट 100 रुपए का है तो नो डाउट उसको पैसे मिले 800 रुपए।
अगर 10% झूला झूलने आता है तो वो 10 के 10 को बैठा देगा उसमें, तो सर्टेनली उसको एक बार के 1000 रुपये मिलेंगे। अगर 15% झूला झूलने आते तो उसे 1500 रुपये मिलेंगे। अगर 20% झूला झूलने आता तो उसे एक इवेंट के 1600 ही मिलेंगे, क्योंकि 16 ही बंदा तो बैठा पाता है, फिर तो दोबारा से उसे घुमाना पड़ेगा। अब जो पर्सन है वो नंबर ऑफ बॉक्सेस से उसे उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो गए, तो अब पर्सन बढ़ते चले जाए, लेकिन पर इवेंट क्या उसकी कमाई 1600 से ऊपर आएगी? नहीं। आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या टॉपिक कह रहा हूं आपसे। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन अगर समझ में आ जाए कहां से आया क्वेश्चन, अगर ये बात आपको समझ में आ जाए, फिर इस क्वेश्चन में कोई भी समस्या नहीं होती, किसी भी क्वेश्चन में समस्या नहीं होती। द डिकम्पोजिशन ऑफ फॉस्फीन और टंगस्टन एट लो प्रेशर कह रहा है, तो लो प्रेशर पे रेट प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रेशर ऑफ फॉस्फीन के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे ऑर्डर 1 2 जो भी उसकी ऑर्डर को देते चले, तो इट इज बिकॉज द रेट इज प्रोपोर्शनल टू द सरफेस ऑफ कवरेज। बस सही है, बिल्कुल रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस कवरेज, ये नहीं हो सकता। रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सरफेस कवरेज, ये कब होता है? जब हाई प्रेशर होता है। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज वेरी स्लो, ये तो बेवकूफी का ऑप्शन है, तो यही ऑप्शन बन सकता है। आसान सा क्वेश्चन था, आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, कहां से आया है क्वेश्चन? हार्डी सुलजे रूल का क्वेश्चन। एनसीईआरटी में आपने देखा हो हार्डी सुलजे में उन्होंने इवन ये भी दे रखा है कि इसके अंदर हम क्या सुधार करें, वहां से लिया गया क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है। इन्होंने क्या कर दिया है, कोगुलेशन वैल्यू दे दी। अब देख रहे हैं क्या दे दिया है, कोगुलेशन वैल्यू दे दिया। कितनी वैल्यू दे दी है? NaCl की कोगुलेशन वैल्यू दी है उसने 52, Mg BaCl2 की कोगुलेशन वैल्यू दे दी है उन्होंने 0.69, और MgSO4 की कोगुलेशन वैल्यू दे दी है उन्होंने 0.22। आप जानते हैं कोगुलेशन वैल्यू का मतलब है ये इलेक्ट्रोलाइट जो है ये कितना अमाउंट चाहिएगा, कितना अमाउंट चाहिए टू प्रेसिपिटेट करने के लिए। तो सर्टेनली जिसका अमाउंट कम चाहिए वो ज्यादा बढ़िया हो जाएगा, तो नो डाउट प्रेसिपिटेटिंग पावर जो होगी, कोगुलेशन पावर जो होगी, वो सबसे ज्यादा किसकी होगी? जिसका अमाउंट कम चाहिए। और सबसे कम अमाउंट किसका चाहिए? MgSO4 का चाहिए। MgSO4 की कोगुलेशन पावर सबसे ज्यादा है, NaCl की सबसे कम है, तो सबसे ज्यादा थर्ड, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, सी ऑप्शन हो जाता है। आसान सा एक क्वेश्चन है, लेकिन आप ऐसे भी सोच सकते हैं, मान लो वो आपसे ये पूछ रहा है कि भाई सर्फ दे रखा है आपको कि भाई एक सर्फ तो ऐसा है जो 1 चम्मच लगता है कपड़े धोने में, मान लो 4 कपड़े धोने, एक ऐसा है जिसमें 2 चम्मच लगते हैं भर के, तो कौन सा ज्यादा इफेक्टिव है? नो डाउट पहला ज्यादा इफेक्टिव है, क्योंकि इसकी वैल्यू कम है, तो ये ज्यादा पावरफुल है। तो बहुत आसान सी बात थी, बस समझना था कि कहां से क्वेश्चन है। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड द टाइम रिक्वायर्ड, मैंने बार बार आपसे कहा है कि जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस पे काम करें तो आप बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोलाइसिस में, मतलब फैराडे लॉ का इस्तेमाल ना करके सीधा सीधा काम कर सकते हैं। NaCl से क्लोरीन बना रहा है, क्लोरीन किससे बना? क्लोराइड से बना। इस इक्वेशन को बैलेंस कर लीजिए बस। अब इसे मोल में पढ़ डालिए, 1 मोल और इलेक्ट्रॉन, बस हो गया क्वेश्चन। 1 मोल क्लोरीन 2 फैराडे की जरूरत पड़ रही है। उसने पूछा है 0.1 मोल के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? 0.2 फैराडे। 0.2 इंटू 96500 इतने कूलाम आ गया, इंटू आई इंटू टी। टी आपसे पूछ रहा है बेचारा, और आई आपको दे रखा है 3 एम्पियर। आई थिंक बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कहीं आपको कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको।
क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल फॉर विच n इक्वल टू 3। बहुत, ये तो आजकल ऑल इंडिया पीएमटी का आपने देखा, ये ट्रेडमार्क क्वेश्चन बन गया। कितने इलेक्ट्रॉन्स फिट होंगे एक ऑर्बिटल में? ऑर्बिटल में, दुनिया का कोई भी ऑर्बिटल हो, एक सिंगल ऑर्बिटल, अकेला ऑर्बिटल है, सिंगल ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। कोई भी एक ऑर्बिटल कहते हैं आपसे, कोई दुनिया का कोई भी सिंगल ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ये तो एक तरह से ऐसे क्वेश्चन है कि साहब एक सज्जन है जो अमेरिका में कहीं रहते हैं, नाम है उनका राजू, बताइए उनके कितने हाथ होंगे, मैक्सिमम कितने हाथ होंगे? मैक्सिमम हाथ पूछ रहा है। अरे भाई, दुनिया में कोई भी, चाहे वो उसका एड्रेस कुछ भी हो, डेजिग्नेशन कुछ भी हो, मैक्सिमम हाथ तो 2 ही पॉसिबल है। इंसान के तो 2 ही हाथ होते हैं। तो ऐसे ही एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। हाँ, वो आपसे कहता नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिट इन ऑल द ऑर्बिटल्स, सारे ऑर्बिटल्स में पूछ रहा होता, ऑर्बिटल्स हैविंग n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, ऐसे पूछा होता। तो तब हम ये कहते ये 3p हो गया, और 3p में आप जानते हैं 3 ऑर्बिटल होते हैं, तब इसका आंसर 6 इलेक्ट्रॉन आता। तो मैं समझता हूं बहुत आसान सी क्वेश्चन था, कहीं उसमें गड़बड़ वाली बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। आप जानते हैं डेल्टा S इक्वल टू होता है डेल्टा Q अपॉन T, और आइसोथर्मल प्रोसेस हो तो डेल्टा E क्योंकि 0 हो जाती है, तो डेल्टा Q इक्वल टू आ जाता है -W, और W इक्वल टू होता है -2.303 nRT लॉग। क्योंकि प्रेशर दे रखा है तो P1 अपॉन P2, अगर वॉल्यूम दे रखा हो तो हम B2 अपॉन B1 कहते हैं। आप जानते हैं वॉल्यूम के केस में B2 अपॉन B1 होता है, और प्रेशर के केस में P1 अपॉन P2 होता है। ये क्योंकि इसने ln में दिया है, नेचुरल लॉग का इस्तेमाल किया है, तो आप इस 2.303 को हटा देंगे तो W हो गया आपके पास में -nRT ln P1 अपॉन P2। इसको उठा के यहां रख दीजिए, बस ये साथ में आपके पास आएगा। nRT तो नहीं आएगा, ln P1 अपॉन P2, ये P फाइनल अपॉन P इनिशियल है, हमें P1 अपॉन P2 चाहिए, तो आंसर B आ जाता है। बिल्कुल साफ क्लियर क्वेश्चन है, कहीं कोई बड़ी बात नहीं थी इस क्वेश्चन के अंदर। 53 देखिए कितना फनी क्वेश्चन है। द बेंटोफ फैक्टर I फॉर ए डाइलेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड का विचार इन्हें क्या पूछ लिया है, और मुंह से बोला है उसने कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। देखिए कितनी भला आदमी है। आई कितना हो जाएगा, कितने आयंस बनाएगा? 3 आयन बनाएगा, बेरियम आयन बनाएगा और साथ में OH आयन बनाएगा, तो बेंटो फैक्टर 3 हो जाता है। इससे आसान क्वेश्चन शायद आपको नहीं मिलेगा कोई भी। कहां से आया ये वाला क्वेश्चन? आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। द परसेंटेज ऑफ प्रीडीन दैट फॉर्म प्रीडीनियम आयन। अच्छा, अल्फा पूछ रहा है आपसे। प्रीडीन एक बेस है, आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती, के भी दे रखा है तो बेस ही होगा। तो के भी इक्वल टू होता है साहब सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। इसको नॉर्मली नेग्लेक्ट कर देते हैं, तो सी अल्फा स्क्वायर इक्वल टू के बी। सी आपको दे रखा है, उसने कितना दिया है कंसंट्रेशन 0.1, के बी आपको दे रखा है 1.7 इंटू 10⁻⁹। आप तो आपको खाली अल्फा निकालना है। बिल्कुल आसान लड्डू क्वेश्चन, कहीं कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। हाँ जी सर, नेक्स्ट। इन कैल्शियम फ्लोराइड हैविंग द फ्लोराइड स्ट्रक्चर। देखिए कितने से स्ट्रक्चर आपके पास में होते हैं जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर आती है। बहुत थोड़े से स्ट्रक्चर थे आपके पास में सॉलिड स्टेट के अंदर, बहुत थोड़े से। आप जानते हैं एक रॉक साल्ट स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 होती है दोनों के केस। एक आप जानते हैं सीजियम क्लोराइड जो बॉडी सेंटर BCC स्ट्रक्चर होता है, 8:8 होता है। एक आप जानते हैं ZnS स्ट्रक्चर होता है, जिंक सल्फाइड, और आप जानते हैं इसमें 4:4 होता है। एक AB2 जिसके बारे में पूछा है, CaF2 जिसे कह रहे हैं, ये इसमें क्या होता है, हमेशा याद रखिए जो कम है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा होगी, 8:4 कोऑर्डिनेशन नंबर। आपको मालूम होना चाहिए इसमें क्या होता है, कि इसमें आपने पढ़ा होगा इसमें कि कैल्शियम आयन तो इसमें क्योंकि कैल्शियम आयन ज्यादा आने हैं तो वो टेट्राहेड्रल बॉन्ड पे होते हैं,
और जो फ्लोराइड होते हैं आप जानते हैं वो क्या बना रहे होते हैं, क्यूब बना रहे, वो आप जानते हैं ना, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा इसके बारे में। फ्लोराइड स्ट्रक्चर कह देते हैं इसको, फ्लोराइड स्ट्रक्चर। तो जो कैल्शियम आयन है हमारे पास, ये कैल्शियम, तो कैल्शियम आयन से तो बनवा दीजिए आप क्या, कैटायन हो गया, कैटायन से तो आपने बनवा दिया कैटायन, इससे तो आपने क्या बना दिया, आपका एफसीसी स्ट्रक्चर या सीसीपी कह देते हैं। आप जानते हैं कुल मिला के 4 कैल्शियम आयन हो गया, एफसीसी किसी भी में Z4 हो, और जो फ्लोराइड आयन है उनको ऑक्यूपाई कराइए टेट्राहेड्रल वॉइड, और टेट्राहेड्रल वॉइड हमेशा Z की डबल होते हैं, 4 × 2 8 आ गया। तो अब देखिए कैल्शियम कितने आए हमारे पास में, 4, फ्लोराइड कितने आए हमारे पास में, 8, CaF2, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। तो दुनिया में कोई भी चीज अगर टेट्राहेड्रल वॉइड पे आती है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड पे कौन आया था, फ्लोराइड आया था, तो उसकी कोऑर्डिनेशन हमारे 4 होती है, तो इसलिए CF2 है हमारे पास में, तो CF2 में फ्लोराइड की तो 4 ही होगी क्योंकि वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे, कैल्शियम की 8 होगी क्योंकि आप जानते हैं कुल मिला के डबल टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं। इसका उल्टा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है, एंटी फ्लोराइड, एंटी फ्लोराइड में Na2O कह देते हैं या A2B, एंटी इसीलिए कहा गया है, वहां पे कैल्शियम आयन कैटायन क्यूब बना रहा था, यहाँ पे ऑक्साइड आयन जो कि एनायन वो सीसीपी बना रहा है, और जो सोडियम आयन है इसलिए वो डबल है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड पे, कैटायन यहाँ पे टेट्राहेड्रल वॉइड पे। तो आप समझ सकते हैं कि सोडियम आयन तो हो गए कुल मिला के 8 और एनायन हो गए 4, तो आप जानते हैं सोडियम तो 8 और एनायन हो गए 4, ये Na2O नहीं आ जाता है। अगर हम इसको देखें, कोऑर्डिनेशन नंबर देखें, तो CaF2 में उल्टी कोऑर्डिनेशन नंबर है। अब देखें CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड की बात करें, तो कैल्शियम की जो कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी वो 8 और फ्लोराइड की आएगी 4, और अगर हम Na2O में बात करें क्योंकि Na ज्यादा है तो इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर आएगी 4, ऑक्साइड की 8। आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, बहुत आसान सी बात थी, कहीं कोई झगड़ा वाली बात उसमें नहीं है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 56 देखें जो आपके पास है, इफ द E0 cell of a given reaction has a negative value, which of the following gives correct relationship for the values of delta G0 and K equal to 0। देखिए आपको याद होना चाहिए कि ये तो बहुत कॉमन सी बात होती है, डेल्टा G नेगेटिव, E0 सेल पॉजिटिव और KC ग्रेटर देन 1, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए होते हैं, आप इसमें डेल्टा G0 भी ले सकते हैं, और डेल्टा G0 पॉजिटिव डेल्टा G0 पॉजिटिव सर्टेनली E0 सेल नेगेटिव आएगा और KC लेस देन 1 आएगा, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, वो स्पॉन्टेनियस, ये तो आपको लिखा होना चाहिए। तो एक आसान सा क्वेश्चन था, कहीं कोई बड़ी बात नहीं है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 57 देखें आपके साथ, 57 देखिए, which one of the following is incorrect for ideal solution। सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन है। आप जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन के केस में जब दो कंपोनेंट्स को मिलाते हैं A और B, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट जब मिलाते हैं तो आप जानते हैं डेल्टा H मिक्सिंग जो होनी चाहिए वो 0 होनी चाहिए, डेल्टा H मिक्सिंग 0 होनी चाहिए, इन्होंने डेल्टा H मिक्सिंग 0 दे रखा है तो यही ऑप्शन हो जाता है। डेल्टा P ऑफ Z माइनस P कैलकुलेटेड बाय राउट्स लॉ, अगर हम ये देखे चले तो डेल्टा P वो भी 0 आनी चाहिए, P ऑफ Z, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट पूछा है, हम गलती से इसमें करेक्ट लगा गए, तो आप जानते हैं डेल्टा H मिक्सिंग 0 होगी, P आप जानते हैं P जो आएगा आपके पास प्रेशर जो आता है राउट्स लॉ की, तो मेन बात यही होती है कि P राउट्स लॉ के हिसाब से आना चाहिए, P एक्सपेक्टेड और P ऑब्जर्व बराबर होने चाहिए, तो सर्टेनली इनका जो डिफरेंस आएगा डेल्टा P जो आएगा वो तो 0 आएगा,
तो ये भी सही हो जाता है। डेल्टा जी मिक्सिंग, क्या ये जीरो हो सकती है? सोचिए मन में, क्या डेल्टा जी मिक्सिंग जीरो हो सकती है? अगर डेल्टा जी मिक्सिंग जीरो है तो इसका मतलब तो ये प्रोसेस जो हो जाता है, ये मतलब डेल्टा जी नेगेटिव होनी चाहिए, तभी कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो क्योंकि वो जब हम दो चीजें मिला रहे हैं आपस में, तो वो स्पॉन्टेनियसली मिल रहा है, तो ये तो बात पक्की है कि क्या होना चाहिए, डेल्टा जी मिक्सिंग जीरो नहीं होना चाहिए, वो तो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव आता है। आपको अब दिमाग पे रखना चाहिए सारी बातें कि आइडियल अगर हम सॉल्यूशन बना रहे हैं तो डेल्टा एच मिक्सिंग जीरो, डेल्टा पी जीरो में ये ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड का डिफरेंस है, डेल्टा बी मिक्सिंग जीरो, और डेल्टा एस मिक्सिंग ये पॉजिटिव होना चाहिए, तभी तो स्पॉन्टेनियस बनेगा, और डेल्टा जी मिक्सिंग सर्टेनली वो नेगेटिव होना चाहिए, यही तो स्पॉन्टेनियस बात बनेगी। इवन ये दोनों तो ये साइन आएगा इवन इन केस ऑफ, इस अगर हम देखें तो किस केस में यही साइन आएगा, अगर हम किसकी बात करते हैं, इवन इन इन केस ऑफ किसी भी अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम बना रहे हैं तो भी यही कहानी है। नॉन आइडियल के केस में भी ये दोनों कंडीशन तो लागू होंगी, क्योंकि डेल्टा एस पॉजिटिव डेल्टा जी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ही नहीं होगी, मतलब जो हम प्रोसेस बना रहे हैं, जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, वो स्पॉन्टेनिटी नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखिए, आसान सा क्वेश्चन है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl विद सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट इन 0.1 मोलर NaCl सॉल्यूशन पूछ रहा है, आप जानते हैं, बहुत आसान सी बात है कि Sp हमेशा इसके बराबर होता है कंसंट्रेशन ऑफ Ag आयन कंसंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन। Ksp आपको दे रखा है, कितना दिया है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10, ये Ksp दे रखा है। Ag आयन कंसंट्रेशन हम निकाल रहे हैं और क्लोराइड आयन कंसंट्रेशन को कितना आया है 0.1, तो Ag आयन कंसंट्रेशन हमारे पास में आ जाती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -10। यहाँ पे बच्चा थोड़ी सी गड़बड़ कर रहा होता है, हालांकि इस क्वेश्चन में तो संभावना ही नहीं है गड़बड़ की। AgCl है हमारे पास में, AgCl में कितने Ag हैं 1, तो यही रीजन है कि Ag आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होगी, S के बराबर होगी सॉल्युबिलिटी, यही आंसर आपका आ जाता है। अगर वो आपसे क्या कह रहा होता है, Ag आयन कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं कितनी आ गई 10 टू द पावर -9 में आ गई, अपॉन 0.1 आ रहा था, तो ये आपके पास में 1.6 × 10 टू द पावर -9 आ जाता है। अगर वो आपसे कह रहा होता यही क्वेश्चन, मान लो Ag2CrO4 हो और इसी मेथड से आप Ag आयन कंसंट्रेशन निकाल लेते, मान लो वो X आती, तो Ag आयन कंसंट्रेशन किसके बराबर होती, क्योंकि दो Ag है वो 2S के बराबर होती है, और फिर सॉल्युबिलिटी ऐसे निकालते हैं। नॉर्मली यहाँ पे बच्चा गड़बड़ कर जाता है, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा ये वाली कॉन्सेप्ट, बहुत आसान सी बात है। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, सपोज द एलिमेंट्स X and Y कंपाउंड टू फॉर्म टू कंपाउंड X/2 एंड X2/3, स्टोइचियोमेट्री का क्वेश्चन है, 9th क्लास के लेवल का क्वेश्चन है। X/y हमारे पास में दो एलिमेंट है X/2, तो लेट एटॉमिक मास ऑफ X और Y का एटॉमिक मास हमने Y मान लिया, इसका आपको दे दिया है कि 0.1 मोल ऑफ X/2 वेज 10 ग्राम, 0.1 मोल का वजन 10 ग्राम है, तो 1 मोल का वजन कितना हो गया 100। एक लीनियर इक्वेशन हमारे पास में आ गई, और दूसरी उसने कहा T इंटू X3/2 कह रहा है प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू हो जाता है 9 ग्राम, ये 0.05 का वेट है, 0.05 का 9 है, तो 9 अपॉन 0.05 1 मोल का कितना होगा, ये आप इसमें निकालें तो ये एक लीनियर इक्वेशन ये आ जाती है आपके पास में। मजे की बात तो ये है कि आप फर्स्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, x प्लस 2y इक्वल टू 100 आना चाहिए, x प्लस 2y 100 आता है, तो यहाँ पे 40 प्लस 70 नॉट इक्वल टू 100, 60 प्लस 2 इंटू 40 क्या ये 100 आता है, नॉट इक्वल टू 100, 20 प्लस 2 इंटू 30 क्या ये 100 आता है, यस, आसान सी बात, 30 प्लस 2 इंटू 20 क्या ये 100 आता है,
तो बहुत आसान सी बात है, इवन इक्वेशन बनाने की भी जरूरत नहीं थी। अब देखें दोस्तों, नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, क्वेश्चन नंबर 60 जो है हमारे पास, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिलीवर्ड एट द कैथोड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस बाय ए करंट ऑफ 1 एम्पियर इन 60 सेकेंड। देखिए साहब, 9th लेवल का क्वेश्चन है, Q आप निकाल लें I इंटू टी से, I आपको दे रखा है, T आपको दे रखा है, बस T भी सेकंड में दिया है, देखिए I दे रखा है, T देखा, और Q इक्वल टू एन ई, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपको मालूम है, दिस इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9, इवन वो भी उसने दे दिया है, एन आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप समझ सकते हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, कहीं कोई समस्या वाली बात ही नहीं थी क्वेश्चन में। काफी सारे क्वेश्चन ऐसे थे जिन क्वेश्चन को कोई भी बच्चा आसानी से कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 देख रहे हैं हम यहाँ पे, बोरिक एसिड इज एन एसिड बिकॉज इट्स मॉलिक्यूल। देखिए बोरोन के बिना पेपर नहीं बनता है, बोरिक एसिड पे काम करा रहा है। आप जानते हैं बोरिक एसिड में सबसे खास बात होती है कि बोरिक एसिड इज नॉट ए प्रोटिक एसिड, ये प्रोटिक एसिड नहीं होता। बोरिक एसिड के बिना पेपर नहीं बनता था, ये प्रोटिक एसिड नहीं होता। बोरिक एसिड H3BO3 वाटर से एच आयन लेता है, नहीं, ये एक ल्यूइस एसिड होता है। इसका मेन पर्पज होता है OH आयन लेना, मतलब लोन पेयर लेना, लोन पेयर लेना होता है। तो ये तो बोरिक एसिड मेनली तो ये लोन पेयर लेना चाहता है बेचारा, वाटर से जब लोन पेयर लेता है तो तब ये एच आयन, वाटर में से एच आयन निकल जाता है, ये जो वाटर है यहां से एच आयन निकल जाता है और ये BOH4 माइनस बना देता है। मतलब केवल इसका मेन पर्पज होता है क्योंकि एक ल्यूइस एसिड होता है। तो बोरिक एसिड तो दुनिया जानती है इस बारे में, बोरिक एसिड बहुत फेमस कॉन्सेप्ट है, हजारों बार एग्जामिनेशन में आता है। आप किसी भी पेपर को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा, ये ल्यूइस वीक एसिड है। तो बोरिक एसिड कंटेन्स रिप्लेसेबल एच आयन, gives up a proton, accept OH ion from water, releasing proton। तो सीधी सीधी सी बात आ जाती है, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, मैं समझता हूं आपका भी गलत नहीं हुआ होगा। AlF3 is soluble in HF only in presence of KF due to the formation of, बहुत आसान सी बात है कि दुनिया जानती है इस टॉपिक को, क्या बन जाता है, K3AlF6 बन जाता है। कहां से आया ये, अरे साहब ये Na3AlF6 को भूल गए आप, क्रायोलाइट दुनिया में फेमस कंपाउंड है, उसी का भाई है ये। बिल्कुल आसान, केवल करे देखना है, साहस क्या बच्चा कर सकता है। जिंक कैन बी कोटेड ऑन आयरन टू प्रोड्यूस गैल्वेनाइज्ड आयरन बट रिवर्स इज नॉट पॉसिबल। आप जानते हैं ये आयरन है, इसके ऊपर जिंक की कोटिंग करते हैं, क्यों, जिंक का इनोट जो होता है वो -0.76 होता है और आयरन का जो इनोट होता है -0.44 होता है। जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। उल्टा नहीं कर सकते, वहां तो कैथोडिक प्रोटेक्शन करना, जिंक इज लाइटर देन आयरन, जिंक इज लोअर मेल्टिंग पॉइंट, गलत बात, जिंक इज लोअर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, बात सही है बिल्कुल। इसमें जिंक इज हायर नेगेटिव एंड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल देन आयरन, ये सब सी की जगह डी कर बस सही है। हायर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, -0.76 माइनस। और अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं भी याद है, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं याद है तो रिएक्टिविटी सीरीज आप जानते हैं, ली, कवा, काना, मगल जंती, ये बात है। जिंक यहां पर है, आयरन नीचे जाने पे रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ते हैं, ये मोस्ट नेगेटिव होता है और हाइड्रोजन पे जाके जीरो हो जाता है, सब नेगेटिव है, नीचे आने पे नेगेटिव में वैल्यू घट रही है। इसलिए आप ऐसे भी कर सकते थे, आप चाहते तो इसमें ली, कवा, काना, मगल जंथी, निशन पवहा, हा तक ये जीरो पे पहुंच जाता है। तो ऐसे भी आप याद कर सकते थे अगर आपको वैल्यू नहीं भी याद है, जो जितना जिसका आपने कहा साहब उसने ही तो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं कहा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब भी वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेगा तो आपको रिडक्शन पोटेंशियल को कंसीडर करना पड़ेगा। ये तो लिखा हुआ होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मतलब रिडक्शन पोटेंशियल, अगर मेंशन ना किया।
द सस्पेंशन ऑफ स्लेक लाइम इन वाटर, आप जानते हैं स्लेक लाइम क्या होता है, क्यूक लाइम होता है, स्लेक लाइम होता है, इसका पानी में सस्पेंशन बनवा रहा है वो। अब सस्पेंशन बनवाया, लाइम वाटर तो नहीं होगा, ये तो सॉल्यूशन होता है, क्यूक लाइम तो CaO को कहते हैं, तो पॉसिबिलिटी मिल्क ऑफ लाइम एक बात को मान सकते हैं हम यहाँ पे, कहीं कोई उसकी बात ही नहीं। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन NO2 प्लस, आप जानते हैं इनके बिना पेपर नहीं बनता, NO2 प्लस NO3 माइनस NH4 प्लस, आपको इसका हाइब्रिडाइजेशन मालूम होगा, sp होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। नाइट्रोजन के पास में 2 बॉन्ड पेयर है, तो NO2 प्लस sp है, sp से कितने ऑप्शन है, A और C। अब NO3 माइनस को देखें आप यहाँ पे, NO3 माइनस, आप जानते हैं NO3 माइनस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर, आप ऐसे भी कर सकते हैं आप चाहे तो, यहाँ से तो ये sp2 दिखाई देता है, वो नहीं मालूम तो अमोनियम का तो सबको मालूम होता है, अमोनियम sp3 होता है, तो किसी भी मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, तो sp sp2 एंड sp3, इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। Which of the following fluoro compound is most like to behave as Lewis base? लुईस बेस पूछ रहा है सब, कौन लुईस बेस की तरह काम करे? BF3 तो सब जानते हैं, ये एक लुईस एसिड होता है, सब जानते हैं, बहुत फेमस है। PF3 इट कैरी अ लोन पेयर साहब, CF4 ये तो बेचारे पे कुछ भी नहीं है, SiF4 इस पे भी कुछ नहीं, अगर ये ऑप्शन CF4 होता तो SiF4 दोनों एक ही फैमिली के मेंबर है, तो बिकॉज इट कैरी ए लोन पेयर, आंसर इसमें PF3 हो जाता है। बस केवल करे, थोड़ा सा साहस रखना है आपको, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाए, थोड़ा साहस। Which one of the following pairs of ion is isoelectronic and isostructural? कार्बोनेट आयन है हमारे पास और नाइट्रेट आयन है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल पूछ रहा है वो आपसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बराबर होने चाहिए और नंबर ऑफ वो स्ट्रक्चर भी आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों के दोनों ही, आप देखें तो कार्बोनेट आयन भी और नाइट्रेट आयन भी, दोनों के केस में जो ज्योमेट्री होती है, नाइट्रेट आयन अभी भी थोड़ी देर पहले मैंने बनाया है, इस तरह से होता है, और कार्बोनेट आयन इस तरह से होता है, तो ये दोनों के दोनों ही आप देख रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइज है, प्लेनर है। अगर हम देखें नेक्स्ट में देखें, क्लोरेट आयन ClO3 माइनस 2 एंड CO3 माइनस 2, ये तो नहीं बनेंगे सब आपस में। क्लोरीन के आउटर मॉलिक्यूल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन के आउटर मॉलिक्यूल में केवल 4 होते हैं, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक का तो सवाल पैदा नहीं होता है यहाँ पे। इसके बाद में अगर हम देखें SO3 माइनस 2 एंड NO3 माइनस, SO3 माइनस 2 एंड NO3 माइनस में अगर हम देखें तो SO3 माइनस 2 NO3 माइनस, अगर हम देखें सल्फर के आउटर मॉलिक्यूल में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, नाइट्रोजन के आउटर मॉलिक्यूल में 5 आते हैं, एक यहां से आ गया 6, तो 6 हो जाते हैं यहाँ भी, लेकिन सल्फर ये अगर आप देखेंगे तो SO3 माइनस 2 इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, और NO3 माइनस अभी हमने बनाया था, तो ये इस तरह से बनता है NO3 माइनस, अगर आप देखें तो आइसो इलेक्ट्रॉन आइसो स्ट्रक्चर तो दिखाई दे रहे हैं आपको, लेकिन आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं है बिल्कुल भी, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं मान सकते आप इसको, क्योंकि सल्फर तो नाइट्रोजन वाले पीरियड में नहीं होता, सल्फर ऑक्सीजन के साथ में नाइट्रोजन बना सकता था। क्लोरेट आयन ClO3 माइनस एंड SO3 माइनस 2, अगर हम इसको भी देखें तो यहां भी क्लोरीन के आउटर मॉलिक्यूल में सल्फर और क्लोरीन भाई भाई होते हैं, आप जानते हैं, थर्ड पीरियड अगर हम देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, क्लोरीन और सल्फर, तो इसमें -1 चार्ज है और सल्फर पे -2 चार्ज है, तो बराबर हो जाते हैं अपने आप में, और ज्योमेट्री भी दोनों की सेम आती है, तो ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक और आइसो स्ट्रक्चरल है, तो इसलिए इसमें 2 आंसर आ जाते हैं, ए भी आ जाता है और डी भी आ जाता है, तो कोई कई बार ऐसा हो जाता है, आप इसे ना सोचें, क्रिटिसाइज ना करें। क्वेश्चन नंबर 68 अगर हम देखें यहाँ पे, ये कह रहा है आपसे, इन कंटेस्ट विद बेरिलियम व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें इनकरेक्ट, 68 को देख रहे हैं यहाँ पे,
इज रेंडर्ड पैसिव बाय नाइट्रिक एसिड। क्या बेरिलियम पे इनकरेक्ट पूछा है सवाल, नाइट्रिक एसिड डाल दो। बेरिलियम और एल्युमिनियम ऑलमोस्ट सेम तरह से बिहेव करते हैं, बेरिलियम ऑक्साइड बन जाता है, आप जानते हैं इसमें Al2O3 बन जाता है, फेमस कॉन्सेप्ट है। इट फॉर्म Be2C, बेरिलियम कार्बाइड बनाता है, बात बन सकती है यहाँ पे। इट्स सॉल्ट रेयरली हाइड्रोलाइज, इसके सॉल्ट्स मुश्किल से हाइड्रोलाइज होते हैं, क्योंकि बेरिलियम जो बनाता है, आप जानते हैं बेरिलियम के जो कंपाउंड होते हैं ये कोवलेंट कंपाउंड बनाता है, और जितने भी दुनिया में कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो सबके सब हाइड्रोलाइज। अगर कोई मेटल है और वो मेटल कोवलेंट कंपाउंड बनाएगा तो वो हाइड्रोलाइज जरूर होगी, जितना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा उतनी हाइड्रोलाइसिस ज्यादा। ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता है। इट्स रेयरली हाइड्रोलाइज, इट्स हाइड्राइड इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड पॉलीमेरिक, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, आपने पढ़ा होगा। BH2 जो होता है वो पॉलीमेरिक होता है, इस तरह से स्ट्रक्चर बनता चला जाता है, पॉलीमेरिक होता है। और बेरिलियम के कंपाउंड कोवलेंट तो होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट तो है ही बेचारा, आउटोमोशन में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 हाइड्रोजन से बॉन्डिंग 4, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, सी हो जाता है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, हॉट कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड इज ए मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो ऑक्सीडाइजिंग पावर। कौन सा ऑक्सीडाइजिंग पावर शो नहीं कर रहा है? कॉपर पे आपने H2SO4 डाला और कॉपर सल्फेट बना, तो ये तो ऑक्सीडाइजिंग पावर क्लियरली हो गई। कॉपर की यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट 0 है, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीजन स्टेट +2, तो ये तो आंसर नहीं है। सल्फर पे आपने H2SO4 डाला और सल्फर यहाँ पे SO2 में कन्वर्ट, और कोई प्रोडक्ट नहीं है, सल्फर की यहाँ पे 0 है और यहाँ पे सल्फर की +4 है, तो ये भी एक बार को मानी जा सकती है। हालांकि दोनों काम हो रहे हैं, सल्फर का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, सल्फर का ही रिडक्शन हो रहा है। अभी होल्ड भी कर सकते हैं आप चाहे तो इसको, ये हो सकता है। सी पे इन्होंने H2SO4 डाला और आप देखिए CO2 बना दिया, कार्बन की यहाँ 0 है और CO2 में कार्बन की +4 है, ये तो क्लियरली ऑक्सीडेशन है। CaF2 पे इन्होंने H2SO4 डाला और कैल्शियम सल्फेट बना दिया और HF बना दिया। फ्लोरीन की यहाँ पे -1, यहाँ भी -1, कैल्शियम की यहाँ पे +2 और यहाँ भी +2, ये तो एक रिडॉक्स रिएक्शन है सर्टेनली, जैसे इसमें ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है। जी साहब, क्वेश्चन नंबर 70 जो है हमारे पास में, इसको आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन आया कहां से है। 2 चैप्टर से क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। एक तो चैप्टर है हमारे पास में, आप जो पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, आपने ये सब चीजें पढ़ी होती हैं ऑर्बिटल्स के बारे में, और बिल्कुल स्पेसिफाइड क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन स्पेसिफाइड है बिल्कुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपने पढ़ा होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी टॉपिक है, ये उसका क्वेश्चन है। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन है, आपको याद हो कि जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, 5d ऑर्बिटल्स, उन 5d ऑर्बिटल्स में से 2 तरह के d ऑर्बिटल्स होते हैं। एक जिनको T2g ऑर्बिटल्स कहते थे नॉर्मली, स्प्लिटिंग के समय आपने पढ़ा होगा, और एक जिनको EG ऑर्बिटल्स कहते हैं। 2 तरह के ऑर्बिटल्स हो जाते हैं। 3 जो dxy, dxz एंड dyz, ये 3 तो T2g ऑर्बिटल है। आखिर इनमें क्या रिलेशन है आपस में? एक्चुअली इनमें क्या होता है, ये मान लो x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो जो लोब है ऑर्बिटल की वो x और y एक्सिस के बीच में dxy, ऐसे ही dxz में जो लोब है वो x और मान लो ये z एक्सिस है, x एक्सिस और z एक्सिस के बीच में। ऐसे dyz जो है, अगर हम ये y एक्सिस मान लें, z मान लें, तो द लोब लाई बिटवीन y एक्सिस एंड z एक्सिस। ये 3 इस तरह के ऑर्बिटल्स होते हैं। और अगर हम बात करें EG ऑर्बिटल्स की, जो बचे हुए 2 ऑर्बिटल्स हैं
Eg, that is dx square minus y square and dz square. इनमें क्या खास बात होती है कि अगर ये x एक्सिस है, ये y है, तो ये x और y एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, याद आ गया होगा आपको, स्प्लिटिंग इसी पे तो बेस्ड होती है। और dz स्क्वायर तो आप जानते हैं z एक्सिस पे ही लाई करता है केवल, और साथ में एक बीच में एक डिस्क होती है जो एक्स वाई प्लेन में लाई करती है। ये पूरा z एक्सिस पे ये एक डिस्क है जो एक्स वाई प्लेन में लाई करती है। इस कॉन्सेप्ट पे, इसी पे बेस्ड तो स्प्लिटिंग होती है, इसी पे उन्होंने बनाया, बहुत आसान सा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ d ऑर्बिटल्स will have electron density along the axis, एक्सिस के along किस में है, तो सर्टेनली एक्सिस के ऊपर आप देखें तो कहां पे लाई, किस में लाई कर रही है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर में, और यहाँ पे इन बिटवीन द एक्सिस है, एक्सिस के बीच में आप देखिए यहाँ पे इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाता है। अब वैसे भी कॉम्बिनेशन भी आप देख सकते हैं, dz स्क्वायर एक्स का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये भी कोई कॉम्बिनेशन, ये तो एक बार को हो सकता था आंसर, लेकिन आप जानते हैं ये आंसर है। आसान क्वेश्चन था, बस केवल एक कॉन्सेप्ट पे बेस उन्होंने क्वेश्चन दे दिया। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं हमारे पास में, अमंग द फॉलोइंग विच वन इज ए रॉन्ग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको काफी सारी नॉलेज देके जा सकता है क्वेश्चन। रॉन्ग देखना है, देखिए समस्या होती है बच्चे को जब इनकरेक्ट देखना होता है, तो कई बार वो पहले ऑप्शन पे ही अटक जाता है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन ही कई बार करेक्ट होता है और वो भूल जाता है कि उसे इनकरेक्ट ढूंढना है। अब यहां देखिए जैसे PH5 उसने लिखा एंड BiCl5 डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करते, ये बात बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही बात है, PH5 एग्जिस्ट नहीं करता। आपको याद रखना चाहिए इस बात को कि जैसे कार्बन है हमारे, अब नाइट्रोजन है हमारे पास में, तो नाइट्रोजन NH3 बनाता है, NH5 नहीं बना सकता। फास्फोरस pH3 बनाता है, pH5 नहीं बना सकता। हाइड्रोजन के साथ में कभी भी एक्साइटेड स्टेट नहीं आती, याद। सल्फर के साथ में आपने H2S सुना होगा, जबकि SF6 पॉसिबल होता है। सिमिलर कंपाउंड SH6 पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ में कभी भी एक्साइटेड स्टेट नहीं आती। सिमिलरली आपको याद आता हो, आप जानते हैं, आप IF7 आपने सुना होगा, लेकिन IH के साथ तो HI बनाता है, केवल IH7 कभी नहीं हो सकता। तो जो कभी भी कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ में केवल अपनी ग्राउंड स्टेट में बनाता है, तो सर्टेनली PH5 तो पॉसिबल नहीं है। और BiCl5 क्यों नहीं पॉसिबल है, ये तो आप सब जानते हैं इस बात को कि इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से बिस्मथ में +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है और ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, तो BiCl3 तो मिल सकता है, लेकिन BiCl5 नहीं पाया। तो ये पहला ऑप्शन करेक्ट है, और लेकिन पूछा उसने क्या है, इनकरेक्ट पूछा। उसने पूछा है कि इसमें इनकरेक्ट कौन सा है, तो कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है, तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है। यहां पे कई बार बच्चा गड़बड़ कर जाता है, मार्क वो लगा देता है। अगला ऑप्शन है D पाई P पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन SO2, बात सही है बिल्कुल। जब भी आपको थर्ड पीरियड एलिमेंट और सेकेंड पीरियड एलिमेंट के बीच में कभी भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे, तो उस डबल बॉन्ड की जो नेचर होती है वो D पाई P पाई होती है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। उसके बाद में अगर आप देखें, उन्होंने कहा है SeF4 एंड CH4 है सेम से, बस आप देखिए कैसे सही हो सकती है। सेलेनियम फ्लोराइड, ऐसा ही नहीं है, ये सेलेनियम है, कौन से ग्रुप का मेंबर है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ग्रुप नंबर 16 का मेंबर है। इट कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस, तो सेलेनियम पे 6 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, सिलिकॉन नहीं है ये, और 4 फ्लोरीन से बॉन्डिंग की है, तो बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 1 है। और अगर आप CH4 में देखेंगे तो यहां पे कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, यहां पे तो खाली बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, तो इन दोनों की शेप सेम नहीं हो सकती, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट है, इसलिए इसको आंसर बनाना चाहिए।
I3 प्लस है वेंट ज्योमेट्री, I3 प्लस की ज्योमेट्री वेंट है, ये बात भी सही है बिल्कुल, I3 प्लस की वेंट ज्योमेट्री होनी चाहिए बिल्कुल। I3 प्लस अगर आप ऐसे बनाते हैं I3 प्लस को, आयोडीन के आउटर मसल में आप जानते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 तो यहाँ पे यूज हो गए और 2, तो 1 2 बॉन्ड पेयर 2 दिख रहे हैं आपको और लोन पेयर 2, तो कुल मिला के बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर 2 में आप जानते हैं इसके अंदर एंगुलर ज्योमेट्री आएगी, बेंट शेप आएगी, तो ये ऑप्शन भी सही है। ये सही, ये सही, ये सही, ये गलत, और हमसे रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछ रहा है। दैट इज वाई द आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 73 को अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 71 बीच में रह गया था। द करेक्ट ज्योमेट्री एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ XCF4, XCF4 बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। आप देख रहे हैं ना, एक आध क्वेश्चन अच्छा डाल देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन अच्छा डाला, लेकिन इसके ऊपर देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन, हर बच्चा जानता है। जीनोन के आउटर मसल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन से उसने बॉन्ड बनाया है, बॉन्ड पेयर 4। ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चन तो मैं जानता हूं आपके गलत नहीं होते। दे लोन पेयर, 2 लोन पेयर आ गए, बॉन्ड पेयर 4, 2 लोन पेयर है, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 हो गया, क्योंकि कुल मिला के 6 आ गया ना। और ज्योमेट्री आप जानते हैं, इसकी जो ज्योमेट्री होती है आपको याद हो, वैसे कहने को तो स्क्वायर प्लेनर कही जाती है, पर आप याद रखिए इस बात को कि पूरी तरह से स्क्वायर प्लेनर नहीं होती। ये इसीलिए हमेशा फैशन में रहता है ये वाला कंपाउंड, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर परफेक्ट स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ये एक छतरी की तरह हो जाती है। कुछ हद तक ये बॉन्ड क्या होते हैं 90, परफेक्टली 90 नहीं आता, पढ़ेंगे नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। ये चलिए जो भी, वैसे आप समझ गए होंगे, तो आंसर आ जाता है इसमें। कैसी ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल तो नहीं है साहब, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है और स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, डी ऑप्शन हो जाता है। तो आसान सा क्वेश्चन है अगर आप देखें। क्वेश्चन नंबर 73 में अगर हम बात करें, 73 में अगर हमने बात की, द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज, ये थोड़ा स्पेशल क्वेश्चन आ गया, आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को, इस तरह का क्वेश्चन कोई एग्जामिनेशन में पूछे, स्पेशल अपने आप में। ट्रांस इफेक्ट पे क्वेश्चन है, पहले तो हम ये देखें ट्रांस इफेक्ट का मतलब क्या होता है। शायद पेपर सेटर को सिलेबस की नॉलेज नहीं थी कि कहां तक पेपर जाना है। ट्रांस इफेक्ट का मतलब होता है कि किसी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, चलिए आपको ट्रांस इफेक्ट पूरा पढ़ाते हैं, ट्रांस इफेक्ट का एक्चुअली मतलब क्या होता है। तो ट्रांस इफेक्ट पे अगर हम बात करें तो ट्रांस इफेक्ट पे पहले तो क्वेश्चन बनता है कि ट्रांस इफेक्ट लगता कहां पर है, कहां लगता है, लगता है कहां पर लगता है। तो जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स की बात करें, कॉम्प्लेक्स मतलब जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के अंदर स्क्वायर, या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स इनमें ये लागू होता है। क्या लगता है, क्या होता है, होता क्या है ट्रांसफेक्ट से, क्या फर्क पड़ता है, देखिए दिखाते हैं आपको क्या फर्क पड़ता है ट्रांसफेक्ट से। आपने थोड़ा आपके सिलेबस से बाहर है, आपको हम तो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिएक्ट नहीं करते, पर फिर भी चलिए मान लो हमारे पास में एक ही कॉम्प्लेक्स है PtNH3 होल 4, ये कॉम्प्लेक्स है, और आप जानते हैं प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो स्क्वायर प्लेनर होते हैं। तो ये PtNH3 होल 4 का एक कॉम्प्लेक्स है, ये 4 अमोनिया यहाँ पे जुड़े हुए, ये 4 अमोनिया जुड़े हुए, ये 4 अमोनिया हमारे पास +2। और अगर हम क्या करें इसमें, इस पे मोनो सब्स्टिट्यूशन करके क्लोराइड लगा दें, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन किया हमने, क्लोराइड लगा दिया, तो चारों अमोनिया एक से हैं, तो कहीं भी क्लोराइड लगा सकते हैं हम, क्या किसी भी जगह पे हम इस पे क्लोराइड को लगा सकते हैं। तो ये हमारे पास में किसी भी पोजीशन पे आपने क्लोराइड लगा दिया, जो चारों पोजीशन इक्विवेलेंट है, ये साथ एक आपने क्लोराइड लगा दिया। इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि नॉर्मली हम लोग ये समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रिएक्ट नहीं करते, 12th का बच्चा तो इतना ही समझता है। अब क्या हुआ इसमें, अब हम एक और क्लोराइड लगाना चाह रहे हैं,
सेकेंड क्लोराइड लगाना चाहते हैं, तो जो सेकेंड क्लोराइड कहां पर आएगा, अगर वो यहां पर आता है तो प्रोडक्ट सेस हो जाएगा, और अगर वो यहां पर आता है तो प्रोडक्ट ट्रांस हो। तो एक्चुअली जो ट्रांस इफेक्ट है वो क्लोराइड का ज्यादा होता है, इससे अमोनिया से। अमोनिया से क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है, तो इसलिए क्लोराइड के सामने जो है, जो ट्रांस ऑफ क्लोराइड है, ट्रांस ऑफ अमोनिया नहीं, ये अमोनिया है, अमोनिया के ट्रांस पे दूसरा अमोनिया है, तो अमोनिया से ज्यादा ट्रांस पे क्लोराइड का होता है, तो ट्रांस ऑफ क्लोराइड विल बी रिप्लेस्ड, वो रिप्लेस होगा। मतलब अब जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में अगर आप देखें तो ये NH3, ये तो ऐसे ही रही, ये क्लोराइड के सही सामने वाले NH3 को हटा के उसकी जगह क्लोराइड लगा दिया यहां पे, ये ट्रांसपेक्ट है, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम इसमें उल्टा करके देखें, अगर हम पहले से ही PtCl4 -2 ले, यहां पे चारों क्या लगे हुए, क्लोराइड लगे, आप समझ गए होंगे मैं क्या करने जा रहा हूं। और इस पे अगर हम अमोनिया को एक अमोनिया से सब्स्टिट्यूट कराएं, तो पहले नंबर पे तो कोई भी अमोनिया यहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, किसी भी जगह पे आप अमोनिया लगा सकते हैं, जहां पे आपका मन कर वहां पे अपने अमोनिया लगा। अब हम एक और अमोनिया लगाना चाहते हैं, एक और अमोनिया हम लगाना चाहते हैं, तो ये अमोनिया कहां पर आएगा, तो मैंने अभी भी बताया था क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा है, तो क्लोराइड के ट्रांस पे जो इस क्लोराइड की जो ट्रांस पे है, इस क्लोराइड के ट्रांस पे तो पहले से ही अमोनिया है, ये देखिए इस क्लोराइड के तो अमोनिया पहले से मौजूद, अब या तो इसको रिप्लेस कर दिए या इससे इसको, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, आप जानते हैं। तो ये आपने किया है, ये आपने क्लोरीन से रिप्लेस किया, और आप देखिए यहां पे प्रोडक्ट सिस बन गया। और अभी हम जब थोड़ी देर पहले काम कर रहे थे तो आपने देखा था कि वहां पे जो प्रोडक्ट बनना था वो ट्रांस बनना था, ये देखिए यहां पे आपको देखिए जब हमने ये इसी रिएक्शन में इसी तरह का रिएक्शन किया था तो यहां पे प्रोडक्ट क्या बना था, आप देखिए दिस वाज द प्रोडक्ट PtNH3Cl NH3 and this was the trans। ऐसा क्यों हुआ कि आप अगर हम इसको आपके सामने कंक्लूड करें कि क्या मतलब है, क्या हुआ था, क्या कंक्लूड हुआ कि PtCl4 -2 में अगर हम 2 अमोनिया लगाते हैं, रिप्लेस करते हैं, 2 क्लोराइड बाहर निकाल दें, तो आपने देखा जो प्रोडक्ट बना था वो सिस्प्लेटिन PtNH3 होल ट्वाइस Cl2, ये जो सिस वाला प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट। और अगर हम इसका उल्टा करें PtNH3 होल 4, इस पे अगर हम 2 क्लोराइड लगाना चाहें, अब 2 अमोनिया बाहर निकाल के, तो जो प्रोडक्ट बना था PtNH3 होल ट्वाइस Cl2 तो बनेगा, लेकिन इसकी कौन सी फॉर्म बनी थी, ट्रांस फॉर्म। ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि क्लोराइड का ट्रांस इफेक्ट अमोनिया से ज्यादा है। यूजुअली इस तरह की क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किए जाते, लेकिन देखिए 45 क्वेश्चंस में से 1-2 क्वेश्चन अगर इस तरह का कोई पूछ लेता है, थोड़ा सिलेबस से बाहर चला जाता है, तो आपको माइंड नहीं करना चाहिए। अभी भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिन क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं, जो 45 में से काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको हम आराम से कर सकते हैं। अब जो ट्रांस इफेक्ट है अगर हम उसको देखें तो ट्रांस इफेक्ट किसका ज्यादा होता है, किसका कम होता है, ये अगर हम देखना चाहें तो आपको याद रखना चाहिए कि सबसे ज्यादा ट्रांस इफेक्ट तो होता है
साइनाइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन दोनों का ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है। अगर हम देखें सबसे जो लिस्ट अगर हम देखें ट्रांस इफेक्ट की, किसमें ट्रांस इफेक्ट सबसे ज्यादा, किसमें ट्रांस इफेक्ट सबसे कम, अगर हम ये देखें तो सबसे ज्यादा जो ट्रांस इफेक्ट है वो पाया जाता है किसके अंदर, साइनाइड में एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ऑलमोस्ट बराबर होता है, वैसे साइनाइड का ज्यादा होता है, मैंने उसी तरह से लिखा है यहाँ पे। इसके बाद में अगर आप देखें तो एनओ का ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा C2H4 का ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। ये आपने पढ़ा था, जेई सॉल्ट करके पढ़ा होगा, वहां पे C2H4 दिखाई दे जाता है। H- का भी ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। CH3- का ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। हम इतने सारे याद नहीं कर सकते, पर फिर भी थोड़ा बेहतर क्वालिटी का क्वेश्चन था। फिनाइल का ट्रांस इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। और उसके बाद हेलोजन्स आते हैं। हेलोजन में I-, Br-, Cl-, F-। हेलोजन से कम ही बैठता है इसका अमोनिया का ट्रांस। अमोनिया और अमोनिया के जो जितने डेरिवेटिव होते हैं उन सब का हेलोजन से कम है, हालांकि पिरीडीन का थोड़ा ज्यादा है। और अगर हम देखें उसके बाद आपका वाटर आता है, वाटर एंड OH आयन। इस तरह से थोड़ा ट्रांस इफेक्ट को आपको एक दिमाग में रखना चाहिए, कौन किसका ट्रांस इफेक्ट ज्यादा है। थोड़ा बेहतर क्वालिटी का क्वेश्चन था। जब क्वेश्चन को देख रहे थे, देखें अगर आप इसमें कि क्वेश्चन कह क्या रहा है आपसे, अगर ये कह रहा है द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रांस इफेक्ट, और अच्छे ऑप्शन है साहब, NH3, Cn-, Br- और C6H5-, इनको अरेंज करा रहा है। आप जानते हैं साइनाइड का सबसे ज्यादा होता है। अब ऐसे कितने ऑप्शन हैं जिसमें साइनाइड का सबसे ज्यादा है, तो सर्टेनली 2 ऑप्शन। आप जानते हैं अमोनिया का बहुत कम होता है, अमोनिया से ज्यादा आएगा Br-। अब क्वेश्चन एराइज होता है कि यहां भी अमोनिया का सबसे कम है, और देखिए कहां पे क्वेश्चन पहुंचा है कि Br- और फिनाइल में किसका ज्यादा है। तो बहुत तगड़ा क्वेश्चन बना दिया उन्होंने। अब फिनाइल साइनाइड हैलाइड से ज्यादा होता है फिनाइल का, तो यहां पे जाके क्वेश्चन बना, तो काफी तगड़ा क्वेश्चन था। दैट इज द आंसर इज बी इसमें। तो आई थिंक आपको ट्रांस इफेक्ट समझ में आ गया होगा क्या होता है ट्रांस इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 74 देख रहे हैं आपके साथ में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू लेंथेनॉइड इज करेक्ट। इनकरेक्ट, क्षमा चाहता हूं, इनकरेक्ट पूछा है। मैं तो आपसे बार बार कहूंगा इनकरेक्ट पे थोड़ी घंटी बना के ले जाइए अपने खोपड़ी में। जब भी आपको इनकरेक्ट आए तो ब्रेन में अंदर आपके में आना चाहिए, इनकरेक्ट ढूंढना है। हर ऑप्शन पढ़ते समय इनकरेक्ट ढूंढना चाहिए। यूरोपियन सोज +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमें कैसे मालूम साहब यूरोपियन शो करता है नहीं करता है। देखिए लेंथेनॉइड सीरीज में, लेंथेनॉइड सीरीज जो आपने पढ़ी होती कि जो मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट स्टेबल जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो मोस्ट कॉमन और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, आप जानते हैं वो +3। लेकिन 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, केवल 2, जो +2 भी शो करते हैं। और सिमिलरली 2 ऐसे एलिमेंट्स हैं जो +4 भी शो करते हैं। अब हमें एक लिस्ट चाहिए कि कौन कौन ऐसे एलिमेंट हैं जो +2 शो कर लेते हैं, और कौन कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो +4 भी शो करते हैं, भी शो करते हैं, मतलब +3 तो शो करेंगे ही। तो अगर हम देखें लेंथेनम के बाद में हम सीरियम पे पहुंचे, तो इसका जब कॉन्फ़िगरेशन होता है सीरियम का, तो वो हो जाता है 4f1, 5d1, 6s2। अब ये आप देखिए 1, 2, 4, इन 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल के बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा। तो यही कारण है कि सीरियम +4 भी शो करता है। सिमिलरली अगर हम पहुंचेंगे टर्बियम में, अगर हम पहुंचे तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है, आपको याद आता हो, दिस इज 4f9, 5d0, 6s2, ये कॉन्फ़िगरेशन होता है।
तो ये भी अगर दो एलिमेंट यहां से, दो इलेक्ट्रॉन यहां से, दो यहां से निकाल दे, ये भी स्टेबल हो जाता है। तो टर्बियम भी +4 शो करता है। तो दो एलिमेंट कौन से +4 शो करते हैं साहब? C+4 एंड Tb+4। सिमिलरली +2 कौन से शो करते हैं वो आपको याद दिलाए हम, कौन कौन से एलिमेंट +2 शो करते हैं। तो आपको याद हो कि जो यूरोपियम होता है उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 4f7 5d0 6s2, ये कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर ये दो इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो 4f7 स्टेबल होता है। यही कारण है यूरोपियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, +3 तो करेगा ही। और अगर हम पहुंचे जाके, आपको याद आता हो कि सबसे लास्ट एलिमेंट में बाईवी जो है, जैसे जीनोन 4f14 5d0 6s2, ये भी दो इलेक्ट्रॉन लूज करके स्टेबल बना देगा। तो बाईवी भी +2 शो करता है। अब कंक्लूड करते हैं आपके सामने कि कौन कौन से एलिमेंट। तो ऑल लेंथेनॉइड सीरीज, सारी लेंथेनॉइड सीरीज +3 शो करते हैं। दो एलिमेंट्स कौन कौन से अभी आपके सामने निकाल लेते हैं, C+4 एंड Tb+4, ये +4 शो करते हैं, +4 आल्सो। और दो एलिमेंट कौन कौन से, EU यूरोपियम +2 एंड बाईबी +2, ये +2 आल्सो, +2 भी शो करते हैं। आई थिंक अब ऑक्सीडेशन स्टेट में लेंथेनॉइड सीरीज में आपको समस्या नहीं आएगी। क्यों करते हैं वो भी आपके साथ में डिस्कस किया था। तो ये तो ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक हो जाता है कि साहब हमें तो इनकरेक्ट ढूंढना था, तो ये तो सही है। द बेसिसिटी डिक्रीजेज एट द आयनिक रेडियस इंक्रीजेज फ्रॉम Pr टू Lu। आपको याद रखना चाहिए कि हम लेंथेनॉइड में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में नीचे आने पे रेडियाई घटती है। वैसे उसने पूछा नहीं है कि रेडियाई घटती है नहीं, उसने खुद ही बताया कि रेडियाई डिक्रीज होती है। आपको याद रखना चाहिए स्मॉलर द रेडियाई ऑफ कैटायन। हम इसको ऐसे पढ़ाते हैं, छोटू कैटायन, जितना छोटू कैटायन होगा जितना, उतना ज्यादा कोवलेंट होगा। और जब कोई चीज ज्यादा कोवलेंट होती है, फजांस रूल है ये, जब ज्यादा कोवलेंट होती है तो सर्टेनली ज्यादा एसिडिक होती है, ज्यादा हाइड्रोलाइज होती है। वो कहीं ना कहीं ऐसा क्वेश्चन मिल जाता है आपको। तो आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, आप देखें अगर आपकी समझ में आए तो। वो आपसे कह रहा है द बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब बेसिक नेचर डिक्रीजेज, बात सही है बिल्कुल, बेसिक नेचर डिक्रीज होती है, एसिडिक नेचर बढ़ेगी, बिल्कुल बात सही है। ये भी सही था, ये भी सही। ऑल द लेंथेनॉइड आर मच मोर रिएक्टिव देन एल्युमिनियम। क्या लेंथेनॉइड्स एल्युमिनियम से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, इसे होल्ड करते हैं कि अगर हमारे पास में डी ऑप्शन सही कह रहा होगा तो फिर हम सी की तरफ देखें। C+4 solution are widely used as oxidizing agent in volumetric titration। C+4 सीरियम +4 से बनना क्या चाहेगा, +3 बनना चाहेगा, बिल्कुल साहब +3 बनना चाहेगा। जब कोई अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटाता है, जब भी कोई अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट घटाता है तो आप याद रखिए इस बात को, वो एक बढ़िया ऑक्सीडाइज क्या होता है, खुद का रिडक्शन हो रहा है तो बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो ये बात सही है जो वो कह रहा है आपसे कि क्या C+4 सॉल्यूशन आर वाइडली यूज्ड, तो ये भी सही है। अगर आप देखें तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो अगर कोई गलत हो सकता है तो सी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं आपके साथ में, फिर एक थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन एग्जामिनेशन, उसमें ये भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे एक नीट एग्जामिनेशन के अंदर। जॉन टेलर इफेक्ट, जॉन टेलर इफेक्ट पे मेरी नॉलेज में तो पहली बार कभी इस तरह के क्वेश्चन आया जॉन टेलर पे। हालांकि बहुत ज्यादा दूर नहीं है सिलेबस से, लेकिन आपको
थोड़ा सा एक बच्चे से इतना एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। देखते हैं आपके लिए ये एक्चुअली जॉन टेलर इफेक्ट होता क्या है। जॉन टेलर इफेक्ट ये आपके लिए जॉन टेलर। जॉन टेलर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ में आपको आना चाहिए। जॉन टेलर डिस्टॉर्शन होता है, डिस्टॉर्शन। ये इफेक्ट तो बहुत बड़ा है। जॉन टेलर ने ये कहा था कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजेनरेट आप जानते हैं ना, डीजेनरेट ऑर्बिटल थोड़ा तगड़ा टॉपिक है। ऑर्बिटल्स इसका मतलब होता है ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी, सेम एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उन्हें ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी कहते हैं। जैसे ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, इनकी आप जानते हैं डीजेनरेटेड होते हैं, पांचों की एनर्जी बराबर होती है। आप जानते हैं इसके बाद में क्या होता है कि जब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं तो इनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। तो ये 3 तो T2G ऑर्बिटल्स होते हैं और 2 EG ऑर्बिटल्स होते हैं। ये इनकी डीजेनरेसी अलग हो जाती है, सेम टाइप के हो जाते हैं, और ये 2 अलग सेम तरह के। तो हर उस केस में जहां पर T2G या EG ऑर्बिटल्स अनसिमेट्रिकली फिल्ड होते हैं, हर उस जगह पर जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लगता है। जहां भी T2G या EG और क्या मतलब है दिखाते हैं आपको। ये 5 डी ऑर्बिटल आप जानते हैं, ये T2G और ये EG। अगर कभी इस तरह से बढ़ जाए, अब ये अनसिमेट्रिकली फील्ड है, आप देखिए यहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं है या फिर इस तरह से बढ़ जाए। अब देखिए जो EG ऑर्बिटल है वो अनसिमेट्रिकली फील्ड है, तब जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लागू होता है। बहुत ज्यादा आपके साथ में काम नहीं कर सकते, इतना समय नहीं होता। तो उसने कहा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है आपको? हाई स्पिन। आई थिंक आप समझते होंगे हाई स्पिन लो स्पिन का मतलब समझते होंगे आप लोग। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, D7 है हमारे पास हाई स्पिन। D7 हाई स्पिन का मतलब हो गया आप इलेक्ट्रॉन जब भरेंगे तो कंटिन्यूअसली भरेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये ना आपने भरा। तो आप देखिए जो T2G है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है। सर्टेनली यहां पे जॉन टेलर इफेक्ट लागू होगा। वो कह रहा है नॉट ऑब्जर्व, किसमें ऑब्जर्व नहीं। D8 हाई स्पीड, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी सिमेट्रिकली फील्ड है, ये भी सिमेट्रिकली फील्ड है। T2G भी सिमेट्रिकली फील्ड है, EG भी सिमेट्रिकली फील्ड है। तो सर्टेनली D8 हाई स्पिन में जॉन टेलर इफेक्ट लागू नहीं होता है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो BD8 होना चाहिए। लेकिन हम ये और देखते हैं इसके अंदर क्या कहते हैं। D4 हाई स्पिन, D4 हाई स्पिन देखिए,
अब देखिए T2G तो सिमेट्रिकली फिल्ड है, लेकिन EG जो है वो सिमेट्रिकली फिल्ड नहीं है। तो इसमें जॉन टेलर डिस्टॉर्शन लागू होता है। और लास्ट देखिए D9, ये तो बहुत फेमस है। जॉन टेलर सबसे ज्यादा D9 में आता है। कहीं बताएंगे आपको जॉन टेलर से इफेक्ट से फर्क क्या पड़ता है, आखिर क्या मतलब है इसका, तो भी दिखाएंगे आपको। देखिए ये तो सिमेट्रिकली फिल्ड है, और जो EG है वो अनसिमेट्रिकली फिल्ड है, इसलिए इसमें लागू होता है। दैट इज वाई द आंसर इज क्या है, आप जानते हैं D8 इसका आंसर। आसान क्वेश्चन था अगर जॉन टेलर इफेक्ट की थोड़ी नॉलेज है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। हैलाइड कंपोनेंट पूछ रहा है वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए जो हेलोजन देगा। आप जानते हैं ना फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, फ्रीडल क्राफ्ट समझते हैं ना आप लोग, किसी कहते हैं जी। तो फ्रीडल क्राफ्ट में आप जानते हैं RX से रिएक्शन कराते हैं एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो R लग जाता है। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि इसमें से आसान क्वेश्चन है, तो एक ऑप्शन उसने दिया है क्लोरोबेंजीन, एक ऑप्शन दिया है उसने ब्रोमोबेंजीन, एक ऑप्शन उसने दिया है क्लोरोईथेन, और एक ऑप्शन दिया है उसने आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। बहुत से कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज द हैलाइड कंपोनेंट फॉर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। समझ जाता है क्लोरोईथेन नहीं है, दिस इज क्लोरोईथीन, दिस इज द क्लोरोईथीन। आप जानते हैं ये कार्बोकटाइन से होती है, ये नहीं बनता, ऐसे ये नहीं बनता, विनाइल है, ये विनाइल रिएक्ट नहीं करते, ये बहुत आसानी से फ्रीडल क्राफ्ट में रिएक्शन कर सकता है। तो हम कौन सा हैलाइड ले सकते हैं, आप जानते हैं फिनाइल नहीं ले सकते, विनाइल नहीं ले सकते, तो इसलिए आंसर इसमें बहुत आसान सा क्वेश्चन हो जाता है, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड हो जाता है। जी क्वेश्चन नंबर 77 देखें आपसे, which one of the following molecule in which of the following molecules all atoms are coplanar। आसान क्वेश्चन है, किसमें सारे एटम्स एक प्लेन में। बढ़िया आसान क्वेश्चन है। आप ये देखें तो कहां से आया क्वेश्चन, अगर आप देखें तो ये बाइफिनाइल का क्वेश्चन है, आपको याद हो ये बाइफिनाइल में ऐसे, ये बाइफिनाइल है हमारे पास, इसमें दोनों बेंजीन एक ही प्लेन में लाई कर रही है, तो बेंजीन खुद अपने आप में प्लेनर होता है, तो इसका आंसर ए हो जाता है। साइक्लोहेक्सेन तो पॉसिबल नहीं है, आप जानते हैं साइक्लोहेक्सेन में तो सारे एटम्स एक प्लेन में इस तरह से लाई करें, ये कुछ, हाँ बेजेंट ये वाला स्ट्रक्चर बना ली जाए तो एक अलग बात बन जाती है। इसके अलावा जो सी ऑप्शन है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन इसमें, और सी तो एक टेट्राहेड्रल कार्बन भी दिखाई दे रहा है आपको, ये टेट्राहेड्रल कार्बन है, ये टेट्राहेड्रल कार्बन, तो ये तो एक प्लेन में कभी लाई करते ही नहीं टेट्राहेड्रल, और वहां पे दो दो फिनाइल आपस में जुड़ी हुई है। आप सोच सकते हैं ये है तो अपने आप ही हो जाता, तो इसलिए आसान क्वेश्चन था, थोड़ा करेज चाहिए था बच्चे को सॉल्व करने के लिए, बड़ी इसमें बात नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 78 देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट नाइलॉन 66 पॉलीमर। आसान क्वेश्चन है, नाइलॉन 66 आप जानते हैं, नाइलॉन 66 में आप जानते हैं ये पॉलीमर होता है, कोपॉलीमर होता है ऑफ 66, इसीलिए आया है, एक में भी 6 कार्बन एटम, 6 कार्बन का एक कंपाउंड, और जानते हैं कौन सा है इसमें, यस दिस एडिपिक एसिड, और 6 कार्बन का दूसरा कंपाउंड जैसे हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन और एडिपिक एसिड, इन दोनों को मिलाने से ये बने। तो
जो एडिपिक अगर आप देखें तो वैसे जरूरत नहीं थी, वहां साफ दिखाई दे रहा है, यहां से ये जो एसिड है इससे जाके अमीन रिएक्ट कर जाता है ऐसे। तो आप आसान सा समझ सकते हैं कि देखिए ये तो पता नहीं क्या बना दिया, क्लोरीन तो आता ही नहीं नाइलॉन 6 में, ये भी पता नहीं उन्होंने क्या बना दिया है। और ये देखिए डी ऑप्शन COCH2, सर्टेनली यहां पे ये इन्होंने CH2 होल ट्वाइस, दो तो नीचे, यस CH2 दो तो ये हो गया, ट्वाइस कर दिया तो 4 हो गए, ठीक है, पीछे ही आ गया, इसलिए आंसर डी। आसान सा क्वेश्चन है, कहीं कोई बड़ी बात नहीं इस क्वेश्चन में। 79 देख रहे हैं, पाइरोल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम। बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन का मतलब समझ नहीं पाए एक्चुअली। मैंने देखा कि लोग इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाते हैं, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोफाइल आता है वो इन्होंने 1 2 3 4 5 ऐसे इलेक्ट्रोफाइल पाइरोल पर कहां अटैक करता है। आसान सा क्वेश्चन है। आप जानते हैं ये एक्टिवेटिंग होता है, पाइरोल एक्टिवेटेड होता है काफी। पाइरोल की जो रिएक्टिविटी होती है, पाइरोल इज वेरी रिएक्टिव फॉर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए पाइरोल बहुत रिएक्टिव होता है, जस्ट लाइक एनिलीन की तरह होता है। तो आप समझ सकते हैं इसकी ये वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन 1 2 3 4 5, तो 2 एंड 5 पोजीशन इसकी ज्यादा रिएक्टिव होती है। क्यों होती है इसका भी रीजन है। अगर आप देखें अगर हम पोजीशन नंबर 2 पे अटैक कराएंगे इलेक्ट्रोफाइल को, तो ज्यादा नंबर में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं ऐसे, मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, ये फिर घूमता 3 पे करेंगे तो नहीं ज्यादा बनेंगे। ये इसलिए आंसर इसका हो जाता है क्या, 2 एंड 5 इक्विवेलेंट होते हैं, 2 एंड 5। आसान सा क्वेश्चन जी। क्वेश्चन नंबर 80 को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड shall not produce propene by reaction with HBr followed by elimination और डायरेक्ट ओनली एलिमिनेशन रिएक्शन। मतलब क्या है क्वेश्चन का, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा करेज चाहिए, साहस चाहिए। पहली बात तो याद रखिए, नॉट प्रोड्यूस, कौन नहीं बनाएगा। ये देखना, ये कह रहा है कि A B C D जो 4 ऑप्शन है इनमें हम HBr की रिएक्शन कराएं और फिर एलिमिनेशन कराएं तो प्रोपीन बनना, किसमें प्रोपीन नहीं बनेगा। ये डायरेक्टली एलिमिनेशन भी हो सकता है, ऐसे पूछ सकते हैं चारों ऑप्शंस में किस केस में ऐसा होगा कि हम डायरेक्ट एलिमिनेशन करा दें या फिर HBr डालने के बाद में एलिमिनेशन करा दें तो प्रोपीन नहीं बनेगा। सारे ऑप्शन देखते हैं आपके लिए। अगर मैं इसमें HBr का एडिशन करा दूं ये बने, और अब इस पे आप जानते हैं अल्कोहलिक QH लगा दूं, नो डाउट ये प्रोपीन बन जाएगा। तो ए ऑप्शन तो मतलब में बन जाएगा, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि नॉट चाहिए हमें। बी को चेक करते हैं, बी क्या, आज थोड़ा करेज वाला क्वेश्चन है, थोड़ा साहस चाहिए हमें। इस पे अगर HBr डाल दें और अब एलिमिनेशन कराते हैं अल्कोहलिक यूज से तो आप जानते हैं प्रोटीन बन जाएगा। तो बी में भी प्रोटीन
थोड़ा साहस, बस केवल बच्चे को ये डर ना लगे कि सी क्या है साहब, अरे सी तो कीटीन है, इसमें तो 3 कार्बन भी नहीं है, इट इज जस्ट कीटीन। तो क्या ये प्रोटीन बना सकता है, सवाल ही पैदा नहीं होता। और डी में अगर आप देखें तो डी तो खुद ही अल्काइल हैलाइड है, तो इसमें डायरेक्टली आप अगर एलिमिनेशन करा देंगे तो भी प्रोटीन बन जाएगा। इसलिए इसका आंसर सी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो नहीं बनाएगा वो कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 81 को अगर देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रो कंपाउंड डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रस एसिड? कौन HNO2 से रिएक्ट नहीं करेगा? ये आपसे पूछा है। जो ए ऑप्शन है वो है CH3CH2 CH2NO2। जो बी ऑप्शन है CH3CH CH3 CH2NO2। जो सी ऑप्शन है CH3CCH3 CH3NO2। और जो डी ऑप्शन है CH3CO CH2NO2। ये है। क्वेश्चन कहां से आया? कहां से आया ये क्वेश्चन? कहां से आया? आसान क्वेश्चन है। ऐसी कुछ रिएक्शन आपने विक्टर मेयर टेस्ट में पढ़ी हुई है। जब हम HNO2 से रिएक्शन कराएं तो जो हाइड्रोजन एटम होता है NO2 के बराबर वाले में, उस पे HNO2 से NO लग जाता है, नाइट्रोसेशन हो जाता है। ये रिएक्शन थी। अब क्योंकि अगर आप देखें सी ऑप्शन में, तो इसमें तो पड़ोसी कार्बन पे H ही नहीं है। डी आप कहें तो डी तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो इधर से भी रिएक्टिव करेगा अल्फा हाइड्रोजन NO2 की तरफ से, तो डी तो बहुत ज्यादा रिएक्टिव। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, द सेंट्रल डोग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स स्टेट्स। देखिए आसान क्वेश्चन था, ऑल इंडिया PMT में नीट में आया। मेडिकल के बच्चों को बायोलॉजी की नॉलेज होती है, अगर जेईई मेंस में आता तो थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन होता। उनको मालूम होता है सेंट्रल डोग्मा क्या होता है, कैसे होता है। आप जानते हैं DNA से RNA बनता है और RNA से प्रोटीन बनती है, तो आसान सा क्वेश्चन था उनके लिए, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं आपके साथ। 83 क्या कहता है? द करेक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग ऑर्डर ऑफ नेम्स ऑफ 4 एल्डोजेज विथ कॉन्फिगरेशन गिवन रेस्पेक्टिवली इज आ। ये 4 एल्डोज दे रखे हैं उन्होंने और पूछा है इनमें से इनके नाम क्या हो। क्वेश्चन कहां से आया? आसान क्वेश्चन है, हालांकि मतलब जो क्वेश्चन है थोड़ा डेप्थ में जाके है, लेकिन आसान क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन नहीं। आपने पढ़ा होगा D&L कॉन्फ़िगरेशन, ये पढ़े होंगे आप। D&L कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है कि किसी सुगर में कि फिशर प्रोजेक्शन में जो CH2OH वाला कार्बन होता है, उसके ऊपर वाले कार्बन पर H और OH किस तरह से लाई करते हैं। अगर CH, याद रखिए CH2OH के जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे, तो अगर ये OH राइट साइड में लाई करता है तो D, और अगर ये OH लेफ्ट साइड में लाई करता है तो ये L आता है। कैपिटल D एंड कैपिटल L बेस्ड ऑन ग्लिसरैल्डिहाइड होते हैं। ग्लिसरैल्डिहाइड पे बेस्ड ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। कैपिटल D एंड कैपिटल L किसी भी शुगर के अंदर, उसमें कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल के अंदर CH2OH के जस्ट ऊपर वाले कार्बन को देखिए, उस पे OH अगर राइट साइड में फिशर बना हुआ होना चाहिए, परफेक्ट फिशर में होता है, ध्यान रखिए। खैर इतना ज्यादा आपसे नहीं पूछता कोई। परफेक्ट फिशर में CH2OH के जस्ट ऊपर वाले कार्बन पे OH अगर लेफ्ट में तो L। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप ये देखें कि जो फर्स्ट है हमारे पास में, पहला जो है ये कंपाउंड, अब बताइए आप
आपकी जो फर्स्ट है वो डी है या एल है? सर्टेनली वो डी है। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो डी है हमारे पास में। अब हम देखते हैं कितने ऑप्शन ऐसे हैं जो पहले में डी आया है। तो आप देखिए बी हो सकता है, डी हो सकता है, ए और सी तो यही खत्म हो जाता है। पहले ही बात तो बस इतना देखा ये डी है, डी के बाद में आपने देखा कि कौन से में डी आ रहा है। दूसरी बात, एक क्लासिफिकेशन होता है थ्रियो एंड इरिथ्रो। ये कब लागू होता है? दो या ज्यादा कायरल कार्बन हो विच डिफर ओनली बाई वन ग्रुप, जो केवल एक ग्रुप से डिफर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देखिए इस कायरल कार्बन पे एक H है, Br एक C, दूसरे कायरल कार्बन पे H, लेकिन यहां पे OH है, H और CH3 तो सेम, बस Br और OH ये दो डिफरेंट कर। ऐसे ही केस में आपके लिए एक बढ़िया सी जुगाड़ है हमारे पास में। किसी स्ट्रक्चर में जो डिफरेंट है, डिफरेंट ग्रुप है, उसे सेम करो। अगर मीजो बन जाए तो वो इरिथ्रो होता है। आसान सी बात है बिल्कुल। जो डिफरेंट ग्रुप है, एक ही ग्रुप डिफरेंट होता है, उसे सेम कर दीजिए। तो अगर वो क्या बन जाए मीजो बन जाए। अब जैसे देखिए ये यहां पे ये जो बनाया है उन्होंने फर्स्ट वाला, इसमें तीन ग्रुप है CHO OH H, नीचे वाले पे तीन ग्रुप OH H CH2 OH। अगर मैं जो डिफरेंट ग्रुप है, कौन कौन से डिफरेंट ग्रुप है? ये दोनों डिफरेंट ग्रुप है, इनको सेम कर दूंगा। अगर मैं किसी भी एक को सेम कर, लेट इसे भी CHO कर दूं, तो आप जानते हैं मीजो हो गया। तो सर्टेनली जो ये स्ट्रक्चर है वो इरिथ्रो है। तो ये तो हमने देख लिया था, फर्स्ट वाला डी है, और डी के साथ में वो क्या है? इरिथ्रोज है। डी इरिथ्रोज पहले नंबर पे किसमें है? डी में ही है केवल। तो इसलिए आंसर इसका डी बन जाता है। बिल्कुल आसान सा तरीका होता है। इससे आप और सबको भी चेक कर सकते हैं। इससे आपको फायदा हो जाएगा कि आपको प्रैक्टिस भी मिल जाती है। देन इसके बाद में आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 84 को अगर आप देखें, इन द गिवन रिएक्शन, आसान क्वेश्चन है, थोड़ा करेज चाहिए, साहस तो होना चाहिए। जो जिसमें साहस नहीं होता वो सब कुछ खो बैठता है अपना। साहस तो चाहिए। आसान क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होता है। बेंजीन पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है अपने आप में, आपने ये पढ़ी होती है। ये वाली रिएक्शन आपने क्यूमिन की प्रिपरेशन, फिनॉल की प्रिपरेशन में क्यूमिन की प्रिपरेशन, कोई भी एसिड ले सकते हैं, अगर हम लगा दें तो यहां से आपको याद हो, ये क्यूमिन की प्रिपरेशन है फिनॉल बनाते समय। उसी तरह की यहाँ पे रिएक्शन है, बस एल्कीन ना बना के उसकी साइड लगती है। तो यहां से जो बस इतना सा काम था। फ्लोरीन तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आ सकता, ये भी नहीं आ सकता। अगर कोई, ये तो पता नहीं क्या बना दिया था। अगर कोई ऑप्शन हो सकता है तो केवल एक हो सकता है, सी। बिल्कुल आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 85 को देखें अगर हम, a given nitrogen containing aromatic compound A reacts with 10 HCl followed by HNO2, it gives an unstable compound B. On treatment with phenol forms a beautiful colored compound C with the molecular formula C12H10N2O. The structure of compound A. आसान क्वेश्चन है, बस बात ये थी कि हम स्टार्ट कर पाए या नहीं कर पाए। तो गिवन नाइट्रोजन
कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड है हमारे पास में, ये कंपाउंड है, इसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग एरोमेटिक है। अब इसमें कोई यहाँ पे ग्रुप लगा हुआ है, हमें नहीं मालूम कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, उसकी रिएक्शन आपने 10HCl से कराई। अरे 10HCl तो आप जानते हैं किसकी रिएक्शन होती है, यस, ये तो NO2 होना चाहिए, नाइट्रोबेंजीन होना चाहिए। आप जानते हैं 10HCl से रिएक्शन करा देते हैं तो ये एनिलीन बन जाता है। अब देखिए रिएक्शन मैच कर रही है, HNO2 से रिएक्शन करा दे, अच्छा डाइजोनियम बन जाएगा साहब, डाइजोनियम की प्रिपरेशन है। एक बार आपने थोड़ा सा साहस किया, करेज रखा अपने अंदर, रिएक्शन आगे बढ़ती चलेगी। अब इसको फिनॉल से रिएक्शन करा दिया, अच्छा कौन सी रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन है सर। कितनी आसान बात है बताइए, कंपाउंड ए पूछ रहा है आपसे, तो आंसर शुड बी नाइट्रोबेंजीन, बिल्कुल गौ क्वेश्चन, कहीं कोई गड़बड़ वाली बात नहीं। कंसीडर द रिएक्शन CH3CH2CH2Br प्लस NaCl, ये बन गया। क्वेश्चन कहां से आया, कहां से आया, सबसे बड़ी बात आपको ये देखना चाहिए कहां से आया। CH3CH2CH2Br, इस पे NaCN की रिएक्शन करा रहा है और प्रोडक्ट बना रहा है, और आपसे पूछा है किस सॉल्वेंट में रिएक्शन फास्टेस्ट हो। अब देखिए प्राइमरी हैलाइड है और प्राइमरी हैलाइड SN1 रिएक्शन नहीं देते, SN2 देते, बस हो गया काम। यहां से पकड़ा, सॉल्वेंट पूछ रहा है आपसे, प्राइमरी हैलाइड है, किसमें ज्यादा बढ़िया होती है, आप जानते हैं एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट होना चाहिए। एप्रोटिक सॉल्वेंट में ये रिएक्शन तेज होती है, डाइफिनाइल मिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO, याद है आपको, एसीटोनाइट्राइल, ये सब सॉल्वेंट इसी के लिए बनाए जाते हैं जिससे SN2 रिएक्शन तेजी से कराई जा सके। आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, द करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट ए फॉर्म इन द रिएक्शन, क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कहां से आया क्वेश्चन, ये देखिए तो ये इस पे आपने हाइड्रोजन गैस डाली 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पे, को पकड़ना पड़ेगा कि वो कहना क्या जा रहा है। बहुत आसान सी बात है, अगर हम डबल बॉन्ड है हमारे पास में, इसको हम OH कर रहे हैं, आप जानते हैं हाइड्रोजन इसको OH में कन्वर्ट कर देता है और डबल बॉन्ड को भर देता है, इसको वो भर देगा, तो ये बनना चाहिए हमारे पास में, लेकिन ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है, नो चॉइस। अच्छा अब आपको सोचना पड़ेगा कि कुछ और कराना चाह रहा है आपसे। बच्चे ने पूछा कि साहब सर हमने इसमें डबल बॉन्ड क्यों नहीं भरा, कीटोन पे हाइड्रोजन डाल देते हैं तो वो एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है, भैया ऑप्शन ही नहीं है, ऑप्शन उसने देखिए इस तरह से बनाए। अब आपको समझ जाना चाहिए ये क्या हो रहा है, ये 2 1 2 कंजुगेटेड डाई, अच्छा, और 1 4 एडिशन करा दिया है, इतना अच्छा काम करा, 1 4 एडिशन से प्रोडक्ट बना दिया है हमारे पास में। 1 4 एडिशन रिएक्शन, ऑप्शन तो यहां भी नहीं दिखाई दे रहा है, ऑप्शन तो 1 4 एडिशन पे देखते हैं और देखते हैं क्या क्या करना चाह रहा है। पैलेडियम कार्बन इथेनॉल लिया है उसने, मैं समझता हूं कहीं मिस्टेक वाली तो संभावना नहीं है, खाली हम कार्बोनिल कंपाउंड को वो करा देंगे, नो डाउट, ये OH बन गया, ये H, लेकिन ऐसा हम क्यों कराएं, डबल बॉन्ड को हमने क्यों नहीं रिएक्ट कराया, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं बनती। खाली हम डबल बॉन्ड को रिएक्ट करा दें, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती, क्योंकि डबल बॉन्ड तो रिएक्ट करता है, कब कार्बोनिल तो रिएक्ट करता है, तो ये दो ऑप्शन तो ये चिल्ला रहे हैं। सी जो है थोड़ा अलग बना दिया है उन्होंने, डबल बॉन्ड यहां पे बना दिया, डी तो ऑप्शन ही नहीं हो सकता है क्योंकि उसने कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन कभी प्रोडक्ट नहीं होते। अगर हम खाली डबल बॉन्ड को रिएक्ट कराएं, कार्बोनिल को रिएक्ट ना कराएं,
वैसे तो नहीं, बिल्कुल भी मन नहीं मानता इस बात को। मेरे हिसाब से इसमें जो, यस, अच्छा, हमने वही प्रोडक्ट बनाया था, सॉरी, हम जो अभी काम कर रहे थे, आपको याद हो, हम थोड़ा सा देखो, हमने एक प्रोडक्ट बनाया था ये वाला, और जब ये प्रोडक्ट बना था तो आप जानते हैं ये इनॉल है, और इनॉल कभी प्रोडक्ट नहीं होते, फौरन से टॉटोमेरिज शो करेंगे और फौरन से ये कार्बोनेट बन जाएगा, इसलिए ये वाला आंसर आ रहा है इसमें। अच्छा, ये वही बात है, यहाँ पे 1,4 एडिशन इन्होंने कराया, 1 2 3, ये यहाँ पे O पे H लगाया, ये इसको हमने डबल बॉन्ड पे H लगाया और डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट कर दिया था। देन उसके बाद दिखाते हैं आपको दोबारा से इसको। आसान क्वेश्चन है, बाई चांस मेरी कंसंट्रेशन कहीं और चली गई। हाइड्रोजन इन्होंने डाला पैलेडियम के साथ में, वो प्रोडक्ट तो था नहीं जो क्या था, डबल बॉन्ड और ये दोनों रिएक्ट कर जाए, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। तो यहां पे आप जानते हैं इसमें 1,4 एडिशन, आपने सुना हो इस बात को, ये कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड है, 2 1 2 ऐसे। तो ये जो कार्बोनिल है हमारे पास में, और इसके बराबर में ये जो डबल बॉन्ड आ रहा है ऐसे, इसमें तो हम क्या करते हैं, इसको खोल देते हैं ऐसे, तो यहां पे H लगाया हमने, और कभी भी आपको ये बहुत आसान सी मैकेनिज्म होती है। आप देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड है हमारे पास, जस्ट पड़ोसी कार्बन पे ये डबल बॉन्ड 2 1 2 ऐसे करके कंजुगेटेड है। तो हमने क्या किया, ये जो बॉन्ड है हमारे पास में डबल बॉन्ड, इनको हमने खोल दिया, बहुत आसान सी बात है। O पे माइनस C, यहां पे ऐसे, ये प्लस और ये माइनस, तो एक H तो हमने यहां लगा दिया और एक H यहां लगा दिया, और इन दोनों से डबल बॉन्ड बना दिया। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, बाई चांस कई बार ऐसा होता है हाथ नहीं चल रहे, ये यहां पे ऐसे बन गया डबल बॉन्ड, और आप जानते हैं डबल बॉन्ड पे OH नहीं लाइन करता, वो फौरन से टॉटोमेरिन शो कर जाता है। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं जी। कई बार होता है हाथ नहीं चल पा रहे होते, कहीं ना कहीं दिमाग अटक जाता है, बहुत आसान बात है। अब देखिए ये तो इन्होंने ऐसे बनाया, इस पे हाइड्रोजन उन्होंने डाल दी, 1,4 एडिशन करा दीजिए, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और ये दो हाथ खाली हुए, इन दोनों को मिला के डबल बॉन्ड बना दिया आपने, तो ये ऐसे ही बन गया। और आप जानते हैं इनॉल लाई नहीं करता, फौरन से टॉटोमेरिन शो कर देता है, इसलिए इन्होंने आंसर इसमें बी बना दिया। ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें तो बहुत फेमस का कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन नंबर 82, विच अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट टॉटोमेरिन, कौन टॉटोमेरिन एग्जिबिट करेगा। इसके लिए आपको बाइफेनाइल पे जाना पड़ेगा, बाईसाइक्लो पे, बाईसाइक्लो पे आप जाएंगे तब बात करेंगे। बाईसाइक्लो, अगर कोई बाईसाइक्लो है हमारे पास में और उसमें तीनों रिंग मौजूद है, तीनों, ऑल थ्री, जैसे बाईसाइक्लो, ये बाईसाइक्लो 2 2 1 है, समझ रहे, दो कार्बन एक कार्बन, जैसे 2 2 1। अगर कोई बाईसाइक्लो सिस्टम है, बाईसाइक्लो हैविंग ऑल थ्री रिंग्स, इसमें तीनों रिंग्स मौजूद हो, उसमें कभी भी जो ब्रिजहेड कार्बन होता है, दिस इज द ब्रिजहेड कार्बन, इस पे कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आता, ऐसे नहीं, जैसे नॉट, जो भी ब्रिजहेड कार्बन है उस पे डबल बॉन्ड नहीं आता। अगर के कोई बहुत कॉमन सा कॉन्सेप्ट है, आपको याद होना चाहिए, बाईसाइक्लो में हैविंग ऑल थ्री रिंग्स, दो बातें होती है इसमें, आपको याद हो, कार्बोकटायन नहीं बनता ऑन ब्रिजहेड कार्बन, ये भी क्वेश्चन कई बार आ जाता है, ब्रिजहेड कार्बन पे
कार्बोकटायन नहीं बनता और ब्रिजहेड कार्बन पे डबल बॉन्ड नहीं आता। ब्रिजहेड कार्बन पर डबल बॉन्ड नहीं आता। इतनी सी बात है। और फिर आप इस क्वेश्चन को देखिए तो आपको आसान लगेगा क्वेश्चन। इस कंपाउंड को अगर आप देखें, इस तरह का इन्होंने कंपाउंड बनाया है। ये कंपाउंड, तो यहां पे अल्फा हाइड्रोजन तो है, आप देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन तो मौजूद है यहां पे, लेकिन क्योंकि हम ब्रिजहेड पर क्या नहीं बना सकते, डबल बॉन्ड नहीं बना सकते, ये कंडीशन नहीं पॉसिबल है। यही कारण है कि जो फर्स्ट है वो नहीं देगा, टॉटोमेरिन नहीं देगा। अब सेकंड को बात, सेकंड है हमारे पास में, क्या वो टॉटोमेरिन देगा? सेकंड में इधर तो ब्रिजहेड आ गया, ये तो ब्रिजहेड है, ब्रिजहेड की तरफ तो डबल बॉन्ड नहीं बनता और यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर से भी नहीं दे सकता। तो यही कारण है कि सेकंड भी टॉटोमेरिन शो नहीं। देखते हैं क्या थर्ड टॉटोमेरिन शो करेगा। थर्ड भी ब्रिजहेड पे आ रहा है, नहीं साहब, थर्ड में आप देखें तो इस इधर से वो शो कर सकता है। ये अल्फा हाइड्रोजन जाके ब्रिजहेड पे भी नहीं बना और ये आपके पास में ये बन जाए, ओनली थर्ड विल शो टॉटोमेरिन। क्वेश्चन नंबर 89 देखें, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फनी क्वेश्चन था, मैं अपनी क्लास में इसको डिस्कस कर रहा था बच्चों के साथ में, तो केवल साहस जिसने किया उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। केवल साहस, ये तीन हमारे पास कंपाउंड है और आपसे पूछा एसिडिक नेचर किसकी ज्यादा होगी, तो क्या ऑक्सीजन कंजुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? कंजुगेशन तो यहां पे है ही नहीं, पूरे कंपाउंड में ही कंजुगेशन नहीं, तो नो कंजुगेशन। अब तो सीधा है ऑक्सीजन विल कॉज माइनस आई विल इंक्रीज एसिडिक नेचर। ऑक्सीजन एसिडिक नेचर को इंक्रीज करे, और जब ऑक्सीजन एसिडिक को इंक्रीज कर रहा है तो सबसे कम एसिडिक तो ये हो गया, इसमें ऑक्सीजन नहीं है, यहां पे पास में है, वहां पे दूर है। आप देखिए 1 2 3 पोजीशन पे है, यहाँ पे 1 2 2 पोजीशन पे है, तो सर्टेनली सबसे ज्यादा एसिडिक सेकंड हो गया, सेकंड सबसे ज्यादा, फर्स्ट सबसे कम, तो ये आपके पास में डी ऑप्शन। आसान सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा साहस, बाकी और कोई ऑप्शन ही मैच नहीं करता अगर आप करने को। द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट मोस्ट रेडिली विद गैसियस ब्रोमीन, गैसियस ब्रोमीन से कौन रेडिली रिएक्ट करेगा? ये थोड़ा सा कुछ लोगों ने इस क्वेश्चन को कंट्रोवर्शियल बना दिया। प्रोपीन है, इथाइन है हमारे पास में, C2H2, C4H10, ये तो आप जानते हैं एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन हो सकता है इसमें, और C2H4। तो ब्रोमीन से कौन रिएक्ट करेगा? खाली ब्रोमीन से कह रहा है, इन सनलाइट कहता अगर आपसे, अब ब्रोमीन इन सनलाइट कहता तो हम इसका आंसर C4H10 मान लेते, तब ये फ्री रिएक्शन होती। गैसियस ब्रोमीन से रिएक्ट करा रहा है, मेरे ख्याल से एल्कीन को करा रहा होगा, एल्काइन से तो ज्यादा रिएक्टिव एल्कीन होते हैं, और एल्कीन में सबसे, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन आएगी? प्रोपीन। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर ए आना चाहिए। और कोई में अगर हम करें तो C4H10 को वो लोग आंसर दे सकते हैं जो इसे सनलाइट में मान रहे होंगे। मेरे हिसाब से इसका आंसर प्रोपीन आना चाहिए।